हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी पंकज कुमार। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स कब लोड कीजिएगा, फिजिक्स कब पढ़ाइएगा, सर फिजिक्स का ऑनलाइन क्लास दीजिए। तो हम बोल रहे थे कि बहुत जल्द ही फिजिक्स का भी ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और फिजिक्स साइंस के अंतर्गत आता है। फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स यानी कि साइंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो देखिए, हम इसमें 10वीं वर्ग में जितने भी फिजिक्स पढ़ना हम टोटल पढ़ा देंगे ऑनलाइन क्लास पे। आप लोग रेगुलर सिर्फ यानी कि वीडियो को देखना है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले हम शुरू इसमें करते हैं साइंस से कि साइंस क्या है, क्योंकि फिजिक्स आता है साइंस के अंतर्गत। और 10वीं वर्ग में फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ना है लाइट के बारे में कि लाइट क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिजिक्स भौतिकी कि भौतिकी क्या होता है। अब इसको जानने से पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे, विज्ञान कि विज्ञान क्या है। देखिए यहाँ विज्ञान तो विज्ञान मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अवलोकन, दो चीज आया, अवलोकन मानव द्वारा, अवलोकन और प्रयोग अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर दो चीज, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आइए, अवलोकन क्या चीज है भाई। मानव तो समझ रहे हैं, हम लोग जो मनुष्य आदमी है, मानव के द्वारा ही साइंस का आने की अवलोकन किया गया है। तो अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे किसी चीज को हम अवलोकन कर रहे हैं तो एकदम इस चीज को हम गौर से देखेंगे, एकदम इधर उधर कहीं ध्यान ना भटकते हुए, एक तरह से माइंड को कंसंट्रेट करके इसी पर सोच विचार करना है कि ये पेन है, स्केच है, स्केच का इस टाइप से ये दिया है, इस टाइप से इसमें दिया हुआ। यानी कि अवलोकन करने का मतलब हुआ कि अपने ज्ञान इंद्रियों को बस में करके एकदम एक पॉइंट पर नजर रखना है, ये हुआ अवलोकन। और प्रयोग तो जान ही रहे हैं। प्रयोग कोई चीज का जैसे प्रयोग करते हैं हम, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि सोडा लाइम और सोडियम एसीटेट को मिला देते हैं तो एक प्राप्त हमको बनता है, एक तरह से मेथेन गैस बन जाता है, कार्बोनेट भी बन जाता है। तो ये हुआ प्रयोग। ये सिर्फ प्रयोग हुआ, लेकिन ये तो सैद्धांतिक हम जान रहे हैं कि ऐसा होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये सैद्धांतिक रूप से जान रहे हैं, लेकिन प्रयोग नहीं हम किए। ये प्रयोग करने का मतलब है कि लैब में जा करके हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस दोनों का अभिक्रिया कराएंगे और उससे जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे प्रयोग। ये सिर्फ अगर पढ़ लिए कि ऐसा ऐसा होता है तो प्रयोग नहीं हुआ। जैसे किसान खेती करता है तो हल चला करके पहले मिट्टी को तोड़ता है, मिट्टी को आने की बढ़िया से मिलाता है। तो ये जान रहे हैं हम सिर्फ, लेकिन प्रयोग तो नहीं किए। सिर्फ प्रयोग तो किसान किया, जो हल चला रहा था वो किया है। तो प्रयोग ये हुआ। प्रयोग कोई चीज का करेगा तभी वास्तविक ज्ञान होगा आदमी का। जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे हमको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। अर्थात किसी भी चीज को जब प्रयोग कर लेते हैं तो वास्तविक ज्ञान होता है, और प्रयोग के आधार पर प्राप्त और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए विज्ञान समझ लिए। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंसिया से हुआ है। साइंसिया किससे हुआ भाई? साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना या जानने की इच्छा, टू नो जानना।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से कौन शब्द से हुआ है, तो साइंसिया से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। इसका अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। अब आते हैं भौतिकी पर। फिजिक्स क्या है? मेन तो इसी को पढ़ना है हमको। इस 10वीं वर्ग में हमको इस आज के क्लास में तो फिजिक्स को ही पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी देखिए विज्ञान की एक शाखा है। भौतिकी क्या है भाई? विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति और उसमें होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब प्रकृति में कौन सा घटना होता है भाई? तो प्रकृति में बहुत सारे घटना होते हैं। जैसे में किसी वस्तु को हम ऊपर, फल का ऊपर से नीचे गिर जाता है पृथ्वी पर, और भूकंप आना, है ना, ये सब प्रकृति में घटना रहा। वर्षा होना, ये सब एक प्रकृति घटना है। तो इसका परिभाषा लिखिए। विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले घटनाओं प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारे घटनाएं होते हैं। आप प्रकृति जैसे हमारा कोई भी चीज में घटना ले लीजिए कि वर्षा होना, एक प्राकृतिक घटना है। बाढ़ आ जाना, आपदा में ये प्राकृतिक घटना है। पेड़ से फल नीचे गिरना, प्राकृतिक घटना है। इसी तरह से बहुत सारे घटनाएं होते रहते हैं हमारे प्रकृति में, उसी के बारे में अध्ययन करना है। और जिसमें ये सब अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं भौतिकी। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुआ था। इसको लिख लीजिए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव में काम देता है कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुआ है? तो फ्यूसिस से। कौन शब्द से? फ्यूसिस से। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुआ है। फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। जिसका अर्थ होता है नेचर।
भौतिकी देखिए संस्कृत शब्द, भौतिकी संस्कृत शब्द का मूल, संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। भौतिकी क्या है? संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। इसी में लिख लीजिए, भौतिकी संस्कृत भाषा, भौतिकी संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। संस्कृत भाषा के मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। संसार, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। ये हो गया भौतिकी। अब देखिए भौतिकी में बहुत सारे, भौतिकी के योगदान के लिए, फिजिक्स के योगदान के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए इन भौतिकी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे में एम्पियर, गॉस, जॉर्ज साइमन, ओम, अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजक न्यूटन, यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए। फ्लेमिंग, फैराडे, ये सब आ करके क्या किए? भौतिकी को बहुत आगे बढ़ा दिए, फिजिक्स को। बहुत उनका योगदान रहा इन सभी वैज्ञानिकों का। और इन सब वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? तो न्यूटन को माना जाता है। न्यूटन को माना जाता है। तो न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक है जो कि भौतिकी में बहुत सारे काम किए हैं और भौतिकी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बहुत सारे सूत्र दिए हैं। लाइट में है भौतिकी का, न्यूटन का चर्चा। जब हम गति पढ़ते हैं तो उसमें यानी कि न्यूटन का चर्चा है। न्यूटन ने उसमें भी नियम दिए थे। आगे चल के जब हायर स्टडी करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, उसमें भी वो दिए थे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, यानी कि न्यूटन साहब जो है कि एक तरह से समझिए कि भौतिकी के जनक माना जाता है। भौतिकी का जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इसी को माना जाता है भौतिकी का पिता। ऑब्जेक्टिव में लिख लेते हैं, इसको भी हो सकता है पूछ दे। भौतिकी का जनक, भौतिकी का जनक सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन को, भौतिकी का जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन का। एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। अब प्रकाश का परावर्तन पर आते हैं। या सबसे पहले प्रकाश जानते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? चलिए प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में लिखते हैं। प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिस माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं, जिसके माध्यम से वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। किसी वस्तु के देखने की अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। एनसीईआरटी का भी परिभाषा यही है।
कि किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। चलिए, प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। माध्यम है। जैसे देखिए, आदमी जो अंधा रहता है वो तो नहीं देख पाता प्रकाश रहने के साथ। देखने के लिए किसी वस्तु को आंख की भी जरूरत पड़ती है और प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है। दोनों रहेगा कंबाइंड, प्रकाश भी उपस्थित रहेगा प्रेजेंट। हमको आंख अगर सही है हमको, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आंख है सही और प्रकाश नहीं है तब नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए माध्यम हो गया। प्रकाश क्या है? एक माध्यम है, इसीलिए कहा गया प्रकाश एक माध्यम है। या इसका परिभाषा ये भी देख सकते हैं, या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति, देखने की अनुभूति, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। बहुत कंपटीशन में इसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ चुका है एक दो बार कि भाई किसी वस्तु को देखने की, खाली स्थान छोड़ देगा यहाँ, किसी वस्तु को देखने की यहाँ खाली स्थान छोड़ देगा को प्रकाश कहते हैं। तो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश नोट में लिख लीजिए, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव सोल्व होने का चीज है, इससे नोट लिखा रहे हैं। नोट में है कि प्रकाश का ऋजु रेखीय सिद्धांत, बहुत अच्छा चीज है। प्रकाश का ऋजु रेखीय, ऋजु रैखिक कह सकते हैं, सिद्धांत। प्रकाश का ऋजु रैखिक सिद्धांत ये क्या है? प्रकाश का ऋजु रैखिक सिद्धांत, ऋजु रैखिक मतलब सीधी रेखा, ऋजु मतलब सीधा। जैसे ऋजु कोण, ऋजु कोण कहाँ बनता है? ये ऋजु कोण हो गया 180 डिग्री, सीधा रेखा था ये, तो ऋजु। तो प्रकाश का जो संचरण होता है वो सीधी रेखा में होती है। प्रकाश की संचरण, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत कहते हैं। संचरण, संचरण सिद्धांत, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत। संचरण का मतलब होता है चलना। जैसे हम यहाँ से यहाँ है वहां चल जा रहे हैं, ये हुआ चलना, संचरण करना, संचरण किए, गति किए, संचरण मतलब चलना। तो प्रकाश का ऋजु रेखीय सिद्धांत कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यही है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण सिद्धांत। तो लिख देते हैं, प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। प्रकाश के इस गुण को, प्रकाश का ऋजु
रैखिक सिद्धांत, संचरण सिद्धांत, संचरण सिद्धांत कहते हैं। यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ऑब्जेक्टिव में बहुत इससे क्वेश्चन आता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, और ये दूसरे को कभी भी एक दूसरे नहीं करते। जैसे सूर्य का प्रकाश एकदम आएगा तो इस तरह से आएगा सीधी रेखा में, ऐसा नहीं कि ऐसे करके इधर के ऐसे आया, ऐसे नहीं होता है। प्रकाश प्रकाश जब भी आएगी तो सीधी रेखा में आएगी, और उसको एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अगला नोट है, अगला नोट, ये सब ऑब्जेक्टिव बनाने का काम आएगा। कि देखिए प्रकाश पहले किसी वस्तु पर पड़ता है। फिजिक्स देखिए समझने वाली चीज है। प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर पहले वहां से आता है, यहाँ पर प्रकाश पड़ा, क्योंकि हमारे आंख नेत्र को अपना हमारे नेत्र को अपना प्रकाश नहीं है, इसको प्रकाश नहीं है, इसमें सिर्फ लेंस लगा हुआ आंख में। किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, प्रकाश पहले किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होने के बाद यहाँ से टकराता है, टकरा करके हमारी आंख तक पहुंचता है। कहाँ तक? आंख तक पहुंचता है। जब प्रकाश आंख तक पहुंचता है तो हमारे आंख में रेटिना है। उस रेटिना पर क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और अस्थाई। कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और अस्थाई प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। 8 क्लास में भी बताए थे कि मनुष्य के यानी कि आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। ऐसे तो हम हर एक बार आंख के बारे में पूरा डिटेल बनाएंगे, इसमें भी बताएंगे आगे के चैप्टर में। मानव नेत्र एक चैप्टर है। तो प्रकाश के बारे में हम बता रहे थे कि कैसे यानी कि किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो समझा देते। तो प्रकाश को आंख से नहीं देख सकते। प्रकाश को, जितना ही प्रकाश है, ये जैसे प्रकाश है, तो हम प्रकाश को आंख से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। प्रकाश को देखते नहीं हैं, अनुभव करते हैं कि यहाँ प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है। तो प्रकाश को आंख से नहीं देख पाते हैं, केवल अनुभव करते हैं, केवल अनुभव करते हैं। उसके गुणों को जानते हैं, उसके गुणों को जानते हैं। हमारे नेत्र में अपना प्रकाश, हमारे नेत्र में अपना प्रकाश नहीं होता है, हमारे नेत्र में अपना प्रकाश नहीं होता है। पहले प्रकाश वस्तु पर, पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद वहां से टकराकर वापस हमारी आंख तक पहुंचता है, हमारी आंख तक
पहुंचता है तब नेत्र के रेटिना पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और अस्थायी प्रतिबिंब बनता है और वो अस्थायी प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसको समझिए। प्रकाश कहता है, प्रकाश को अपना आंख नहीं है। हम प्रकाश को आंख से नहीं देख पाते हैं, केवल अनुभव करते हैं, उसके गुणों को जानते हैं। हमारे नेत्र में अपना प्रकाश इसको नहीं है, हमारे नेत्र को अपना प्रकाश नहीं है। ये कैसे देखता है किसी वस्तु को? तो जिस वस्तु पर प्रकाश पहले पड़ेगा वहां से टकराकर आंख, हमारी आंख के पास आएगा वो प्रकाश। आंख में एक रेटिना होता है, उस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक, उल्टा और अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब हुआ कि अभी इधर हम देख रहे हैं वस्तु को, इधर देख रहे हैं तो हम आने के इसका प्रतिबिंब हमारे आंख पर पड़ा। अगर इधर देखे लेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख पर बन गया, यानी कि ये हुआ अस्थायी। तुरंत ये हट जाएगा, इधर देखने लगे तो उसका बन गया, इसीलिए ये हुआ अस्थायी। तो अस्थायी बनाता है और उल्टा बनाता है। लेकिन उसको हम देखते हैं किसी वस्तु को सीधा, इसका प्रतिबिंब हमारे आंख में ऐसे बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन देखते हैं सीधा। ये काम कौन करता है? सीधा देखने का काम मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क क्या करता है समझिए बहुत अच्छे से। फिजिक्स तो समझने वाली चीज है। मस्तिष्क क्या करता है? जब वस्तु उल्टा बनता है तो मस्तिष्क का क्या काम है? मस्तिष्क इसको सीधा, दोनों आंख में जो प्रतिबिंब बना, दोनों प्रतिबिंब तो दोनों आंख में बनेगा, क्योंकि मानव का दोनों नेत्र है, तो दोनों में प्रतिबिंब बना। अब दोनों को पहले एक कर देता है। जैसे देखो, इसको हम समझाते हैं अच्छा से। जैसे देखिए, यहां पर है क और यहां पर है क, दोनों प्रतिबिंब आंख में बन गया रेटिना पर। मस्तिष्क क्या करता है कि ये दोनों को एक कर देता है, ऐसा दोनों को एक कर देता है और डीप हो जाएगा थोड़ा, और इसको उलट करके दिखाता है। तो जैसा वस्तु था, जैसे मान लीजिए कि ये फिजिक्स किताब है, ये क्या है? ये फिजिक्स है। अभी ऐसा इसका प्रतिबिंब बना हुआ है आंख में उल्टा, अभी ऐसा बना हुआ है, अभी कैसा हुआ? भौतिकी ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? इसको उलट करके दिखाता है, इसे उल्टा दिखाता है। मतलब जैसे था वस्तु, अगर ऐसे है, ये वस्तु ऐसे है, हम इसको देख रहे हैं, अभी इसको ऐसे देख रहे हैं, तो इसको देख रहे हैं इस रूप में, तो लेकिन हमारा आंख में प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? उसको दोनों आंख वाला प्रतिबिंब को एक जगह ला करके उसको एकदम पूरा अच्छा से फोकस करता है और उसको उलट करके दिखाता है। आंख में उल्टा बना हुआ है, इसका उल्टा बना हुआ है, मतलब ऐसे बना हुआ है, और इसको सीधा करके दिखाता है, इसलिए हम सीधा पढ़ते हैं इसको। ये है आंख, ये है मस्तिष्क का कमाल। ये किसका कमाल है? मस्तिष्क का कमाल है। फिजिक्स से समझिए। अब देखिए, हमारे नेत्र में दो प्रकार के कोशिका। कौन कौन कोशिका है? एक शंकु कोशिका, एक क्षण कोशिका, दो तरह के क्षण कोशिका। तो देखिए, क्षण कोशिका क्या है और शंकु कोशिका क्या है? हमारे नेत्र में दो
कोशिकाएं है। हमारे नेत्र में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, कर दो, पाई जाती है। हमारे नेत्र में 2 कोशिकाएं पाई जाती है। एक क्षण कोशिका, दूसरा शंकु कोशिका। शंकु कोशिका 2 तरह की कोशिकाएं हैं, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। अब दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य है, अपना अलग अलग कार्य है। तो पहले जानते हैं क्षण कोशिका क्या है। क्षण कोशिका, क्षण कोशिका तो प्रकाश की तीव्रता को जो ग्रहण करेगा उसको क्षण कोशिका कहेंगे। प्रकाश की तीव्रता को जो ग्रहण करेगा उसको क्षण कोशिका कहेंगे। लिखिए, वैसा कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, क्षण कोशिका। वैसा कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है क्षण कोशिका कहलाता है। कि वैसा कोशिका जो प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है, इंटेंसिटी, प्रकाश में कितना इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको ग्रहण करता है। ये काम है क्षण कोशिका का। और मानव नेत्र में कुल मिलाकर के 12 करोड़ क्षण कोशिका है। 12 करोड़, लिख लीजिए इसको भी। मानव नेत्र में कुल 12 करोड़ क्षण कोशिका, क्षण कोशिका पाई जाती है। मानव नेत्र में कुल 12 करोड़ क्षण कोशिका पाई जाती है। ये क्षण कोशिका इस तरह से रहता है। ये प्रकाश, ये क्षण कोशिका हो गया। प्रकाश की तीव्रता को ग्रहण करता है। ये प्रकाश की तीव्रता है। तीव्रता, ये हो गया क्षण कोशिका। क्षण कोशिका, चलिए क्षण कोशिका हो गया। अब शंकु कोशिका आते हैं। शंकु, दूसरा शंकु कोशिका। शंकु कोशिका क्या है? तो वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करता है, जो रंग को अवशोषित करता है उसको शंकु कोशिका कहते हैं। वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करती है। वैसी कोशिका जो रंग को अवशोषित करती है शंकु कोशिका कहलाती है। शंकु कोशिका कहलाते हैं। जो रंग को अवशोषित करती है उसको क्या कहते हैं? शंकु कोशिका कहते हैं। और हमारे आंख में 7 रंग की शंकु कोशिका है। हमारे आंख में 7 रंग की शंकु कोशिका है। अगर इनमें से अगर एकांक भी अगर नहीं पाया गया तो समझिए कि वो रंग पहचानने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए कि हमारी आंख में 7 रंग की कोशिका है। अगर लाल रंग की जिस व्यक्ति में, जिस मानव नेत्र में अगर लाल रंग की मान लो कि शंकु कोशिका नहीं है, तो लाल रंग को नहीं देख पाएगा, लाल रंग को नहीं देख पाएगा। अगर यहाँ पर लाल रंग से कुछ दिखाया जाए तो नहीं देख सकता है। अगर क लिख दे लाल रंग से, क यहाँ लिख दे क ब्लू रंग से, तो ब्लू रंग वाला क वो पढ़ देगा, लेकिन लाल रंग वाला नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको तो दिख तो रहा है कि ब्लू रंग वाला दिख रहा है, लेकिन लाल रंग वाला नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो लाल रंग की कोशिका उसके नेत्र में नहीं है, तो वो वर्णांध कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वर्णांध। वर्ण मतलब रंग, वर्णांध हो गया। और वर्णांध जो है सबसे पहले दुनिया में सर जॉन डाल्टन ने हुए थे। सर जॉन डाल्टन, जो कि परमाणुवाद के जनक कहा जाता है, परमाणु के जनक सर जॉन डाल्टन, सबसे पहले उन्हीं के नेत्र में यह बीमारी हुआ था। और उनके आंख में जो है शंकु का कोशिका जो लाल रंग की नहीं थी, लाल रंग की शंकु कोशिका नहीं थी, वे लाल रंग को नहीं पहचान पाते थे, इसलिए वर्णांध घोषित हो गया सर जॉन डाल्टन। और सर जॉन डाल्टन जब उसको ये आगे चल के अनुवांशिक के खोज हुआ, अनुवांशिकता के खोज हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये बीमारी जो है वर्णांध अनुवांशिकता है। अनुवांशिक बीमारी मतलब अनुवांशिक बीमारी उसको कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहा है। दादा का हुआ तो बाप का, बाप का हुआ तो बेटा का, इस तरह से यानी कि रोग को कहते हैं अनुवांशिक रोग। तो वर्णांध भी एक अनुवांशिक रोग है। और सबसे पहले इसको हुआ था जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन को हुआ, इसीलिए इसको डाल्टनिज्म कहा जाता है। इस रोग का नाम एक और नाम है डाल्टनिज रोग, क्योंकि सबसे पहले डाल्टन साहब की आंख में हुआ था, इसलिए डाल्टनिज रखा गया उन्हीं के नाम पर। डाल्टनिज रोग भी कहते हैं वर्णांध को। तो इसको लिख लीजिए पहले। मानव नेत्र में कितना रंग के शंकु होता है? तो 7 रंग के। मानव नेत्र में 7 रंग की शंकु होती है। मानव नेत्र में 7 रंग की शंकु होती है। और इसकी संख्या कितनी है? तो मानव नेत्र में शंकु की संख्या जो है 60 लाख। इसको भी लिख लीजिए। मानव नेत्र में शंकु कोशिका की संख्या 60 लाख। मानव नेत्र में शंकु कोशिका की संख्या कितना है? 60 लाख होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे यहाँ से फिजिक्स। और हमारे वीडियो को अगर लगातार अगर देखते हैं, ऑनलाइन क्लास लगातार अगर करते हैं, तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको फिजिक्स सिखा देंगे। और ऐसा सिखा देंगे कि फिजिक्स का मानिए कि आप बाप बन जाइएगा, बशर्ते हर एक यानी कि वीडियो देखना। और इसके लिए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक एक करके 10वीं वर्ग का फिजिक्स हो, मैथ हो, टोटल चीज़ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।